हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल समथिंग अमेजिंग में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना होगा। इन सारी संख्याओं को जानने के बाद ही हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। मान के चलिए, अगर मुझे अपनी हाथ की इन उंगलियों को गिनना होगा तो हम कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। मेरे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो इसमें जिन संख्याओं का उपयोग हुआ है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इन सारी संख्याओं का उपयोग हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 एवं 5 प्राकृत संख्याएं हैं। अगर मेरे हाथ में 5 से ज़्यादा उंगलियां होती तो हम 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से आगे बढ़ते, या अगर कम होती तो हम 1, 2, 3 पे ही रुक जाते। तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। तो किसी भी संख्या को, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? तो किसी भी चीज को गिनने के लिए हम 1 से शुरुआत करते हैं। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? फिर 1 से ही होगी, क्योंकि ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं वही होती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होगी। अब प्राकृत संख्या को n के द्वारा दिखाया जाता है। प्राकृत संख्या को कैपिटल N के द्वारा दिखाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। ऐसी संख्या जिसका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N के द्वारा दिखाया जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिसका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा, और इसे हम लोग कैपिटल N के द्वारा दिखाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर दें तब जो संख्या बनेगी उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं तब जो समूह बनता है, तब जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखो प्राकृत संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। अगर इसमें हम लोग शून्य को शामिल कर दें
यहाँ पे अगर हम लोग शून्य को शामिल कर दें, अब जो ये संख्या बनी है ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर दें तो इस प्रकार बनी संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W के द्वारा दिखाया जाता है। इसे कैपिटल W के द्वारा दिखाया जाता है। तो पूर्ण संख्या कैसे बनी है, प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो इस प्रकार जो संख्या बनती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है हम लोगों के पास, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। इसमें अगर किसको शामिल कर दें, शून्य को, अब जो ये संख्याएं बनी है ये है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का एग्जांपल हो गया W बराबर 0 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही अंतर है, शून्य का। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है और इसकी शुरुआत 1 से होती है, और पूर्ण संख्या में शून्य होता है और इसकी शुरुआत शून्य से ही होती है। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से होती है। अब एक और तीसरी संख्या है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है फिर, पूर्णांक संख्या इंटीजर, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। तो प्राकृत संख्या में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं तो फिर हमें पूर्ण संख्या मिल जाती है। अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर दें तो इस प्रकार जो संख्याएं मिलेंगी उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान क्या है, सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। तो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान अगर होगा तो प्राकृत संख्याओं में लग जाएगा माइनस, ठीक। तो प्राकृत जैसे 1 का ऋणात्मक मान होगा -1, 2 का ऋणात्मक मान होगा -2, 3 का ऋणात्मक मान होगा -3। तो अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं में यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अगर ये शामिल कर दें तब जो हमें संख्याओं का समूह मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को
शामिल करने से बनी संख्याओं के समूह को हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं है 0, 1 और पूर्णांक संख्याओं को z के द्वारा दिखाया जाता है। पूर्णांक संख्या को z के द्वारा दिखाया जाता है। तो फिर पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्याओं को z के द्वारा दिखाया जाता है। तो हम लोगों ने पूर्णांक संख्या की परिभाषा में पढ़ा, जो पूर्ण संख्या में अगर हम लोग प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर दें तो इस प्रकार से जो संख्याओं का समूह बनेगा उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो पूर्णांक संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या है हम लोगों के पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत। यही तो है पूर्ण संख्या। और इसमें क्या शामिल करेंगे? प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को। तो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान जैसे -1, -2, -3, -4 और ... अनंत। ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं? ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। तो एग्जाम्पल में z बराबर, तो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर देंगे तब जो संख्याएं बनेंगी उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम लोग प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान जैसे -1, -2, -3, -4, -5 को शामिल कर देंगे तो इस प्रकार से जो संख्याएं बनेंगी वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो क्या सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्याओं के वर्ग में बांट सकते हैं? तो चलिए इस पे विचार करते हैं। हम लोग 1.2 पर विचार करें तो 1.2 को क्या हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे?
क्या 1.2 को हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? तो देखिए, हम जो गिनती गिनते हैं, हम गिनते हैं ऐसे 1 2 3 4 5। क्या हम कभी ऐसे गिनते हैं 1 1.1 1.2 1.3? नहीं, ऐसे नहीं गिनते हैं। हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो प्राकृत संख्याओं में 1.2 क्या आएगा? क्या गिनती गिनने में 1.2 का उपयोग होता है? तो नहीं होता है। गिनती गिनने में 1.2 का उपयोग नहीं होता है, अर्थात 1.2 जो संख्या है ये प्राकृत संख्या नहीं होगी, ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो क्या 1.2 पूर्ण संख्या है? तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है? सिर्फ शून्य का ही तो डिफरेंस है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में इतना ही डिफरेंस है, जो पूर्ण संख्या में एक और अंक जुड़ जाता है वो है शून्य, ठीक ना। तो ये शून्य तो है नहीं, अगर ये शून्य होता तब तो इसको हम पूर्ण संख्या बोलते, या फिर कोई प्राकृत संख्या होता फिर भी हम इसको पूर्ण संख्या बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे है 1.2, तो क्या ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही डिफरेंस है, वो है शून्य का। अब इस पे हम, क्या ये पूर्णांक संख्या है 1.2? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में ही हम लोग प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करते हैं तो पूर्णांक संख्याएं बनती है। तो पूर्ण संख्या में तो ये है ही नहीं 1.2, प्राकृत संख्या में भी नहीं है 1.2, तो फिर ये पूर्णांक संख्याएं भी नहीं होंगी। तो फिर ये कौन सी संख्या है? अब हम लोग विचार करते हैं 2/3 को। तो 2/3 क्या पूर्ण प्राकृत संख्या है क्या? 2/3? तो 2/3 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि हम ऐसे नहीं गिनते हैं 1 2/3 3/4 5 6 7/4। क्या हम लोग ऐसे गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। हम लोग कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5। तो ये जो भिन्न वाली संख्या है ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो क्या ये पूर्ण संख्याएं होंगी? तो बिल्कुल नहीं, काहे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ शून्य का डिफरेंस है। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या भी नहीं होगी। तो क्या ये पूर्णांक संख्या होगी? नहीं। पूर्ण संख्या में और पूर्णांक संख्या में सिर्फ प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों का अंतर है। तो ऋणात्मक तो ये है नहीं, ये तो है धनात्मक, और उसमें भी ये ना ही प्राकृत संख्या है ना पूर्ण संख्या है, तो फिर ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है, ठीक। अब हम लोग रूट वाले नंबर पर विचार करते हैं, √2 पे। तो √2 क्या प्राकृत संख्या है? √2 तो नहीं, गिनती गिनने में √2 नहीं आता है, तो √2 प्राकृत संख्या नहीं है। क्या √2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या √2 पूर्णांक संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि दशमलव वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं और वर्गमूल वाली संख्याएं, ये सभी ना ही तो प्राकृत संख्या है, ना ही पूर्ण संख्या है, और ना ही पूर्णांक संख्या है। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम लोग 2.0 पर विचार करें तो 2.0 ये एक प्राकृत संख्या है। क्यों है? क्योंकि 2.0 का मतलब ही है 2, और गिनती गिनने में तो 2 आता है ना, गिनती गिनने में 2 आता है, तो गिनती गिनने में 2 आता है, इसका मतलब 2 प्राकृत संख्या है। तो 2.0 भी क्या है? प्राकृत संख्या है। 2.0 का मतलब है 2, यानी 2 पूर्ण संख्या भी है, 2 पूर्णांक संख्या भी है, ठीक ना। अब अगर हम लोग 2/1 पे विचार करें, 2/1 पे,
तो 2/1 भी तो 2 ही है, 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो गिनती गिनने में तो 2 आता है, तो 2/1 भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। अब अगर हम लोग रूट 4 पे विचार करें तो रूट 4 इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमको 2, तो 2 तो प्राकृत संख्या है ना, 2 पूर्ण संख्या भी है, 2 पूर्णांक संख्या भी है, यानी रूट 4 का वैल्यू 2 के बराबर है और 2 प्राकृत संख्या, 2 पूर्ण संख्या और 2 पूर्णांक संख्याएं भी है, इसीलिए रूट 4 भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या होंगी। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है जो सभी दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं होंगी, और ऐसा बोलना भी गलत है जो सभी भिन्न वाली संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो कुछ दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या होगी और कुछ नहीं होगी। कुछ भिन्न वाली संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होगी, लेकिन कुछ भिन्न वाली संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होगी। उसी प्रकार कुछ वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल प्राकृत संख्या के फॉर्म में नहीं आता है, वो ना ही तो प्राकृत संख्या होगी, ना पूर्ण संख्या होगी, ना पूर्णांक संख्या होगी, जबकि कुछ संख्याएं जिनका वर्गमूल प्राकृत संख्या के रूप में आता है वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होगी। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या, एडिशनल नंबर, तो परिमेय संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो एवं q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q यानी कि अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। p भी होना चाहिए पूर्णांक और q भी होना चाहिए पूर्णांक। लेकिन एक और कंडीशन है इसके साथ। दूसरा कंडीशन ये है जो p और q तो पूर्णांक होना ही चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है जो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। हमको पता है पूर्णांक में शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या तीनों आती है, तो p और q तो पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषाओं को देखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है शून्य के, परिमेय संख्या
कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है एवं q बराबर 0 नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक ना। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो 1/2, 3/6, 4/8, 0/1, 2, 3 etc. ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम लोग अंश बटे हर यानी कि p/q के रूप में लिख सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे 1/2 में 1 क्या है? पूर्णांक, 2 भी क्या है? पूर्णांक, और क्या q बराबर 0 है? नहीं है, q बराबर 2 है। p बटे q के फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, तो 1/2 क्या हो गई? ये हो गई परिमेय संख्या। सेम उसी प्रकार अगर 3/6 में देखा जाए, 3 को p मान लिया जाए और 6 को q मान लिया जाए, तो 3 भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 6 है। तो ये p/q के फॉर्म वाली संख्या, ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या का एकदम विपरीत होता है अपरिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p/q जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। तो इसका एग्जांपल में रूट वाला नंबर, जिसका रूट नहीं निकलता है, √2, √3/2, √5, √9, √9 नहीं होगा, √8 etc। ठीक ना। अभी तक हमने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया, लेकिन अब आपके मन में एक दो सवाल उठा होगा, जैसे सर ये √3/2 ये तो p/q के फॉर्म में है, √3/2 जो है ये p बटे q के फॉर्म में तो है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p जो है वो पूर्णांक नहीं है, q तो पूर्णांक है, पूर्णांक में 2 आता है, लेकिन क्या पूर्णांक में √3 आता है?
तो नहीं आता है, इसीलिए p जो है पूर्णांक नहीं है। अगर ये पूर्णांक होता तो फिर ये परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होंगी, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब हम लोग अगर 2 पे विचार करें तो क्या 2 एक परिमेय संख्या है? आप बोलिएगा नहीं सर, नहीं है, ये तो p/q के रूप में है ही नहीं। यहाँ तुमको p दिख रहा है सर 2, q कहाँ है इसका? q तो है ही नहीं। तो जब p/q के रूप का होगा तब तो इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तब हम आपको दिखाएंगे परिभाषा, बोलेंगे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जरूरी नहीं है कि p/q के रूप का ही होगा, लेकिन उसको p/q के रूप में हम कन्वर्ट कर सके, ठीक ना। कोई आवश्यक नहीं है जो वो p/q के रूप का ही होगा, लेकिन अगर हम लोग उसे p/q के रूप में कन्वर्ट कर सके जहाँ की p और q पूर्णांक हो, तो फिर वो हो जाएगी परिमेय संख्या। तो 2 को हम 2/1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 को हम 2/1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा 2 भी क्या है? पूर्णांक है, और 1 भी क्या है? पूर्णांक है, यानी कि p भी आ गया पूर्णांक और q भी आ गया पूर्णांक। तो p और q पूर्णांक आ गया और p/q के रूप का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी परिमेय संख्या, ठीक ना। ऐसे ही 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 3 भी है, हो गया पूर्णांक, और 1 भी हो गया पूर्णांक। 3 भी हो गया पूर्णांक और 1 भी हो गया पूर्णांक, तो 3 को भी हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। p/q के रूप में ध्यान दीजिएगा, p/q के रूप में हम लोग अपरिमेय संख्या को भी लिख सकते हैं, जैसे √2 को भी हम लिख सकते हैं p/q, √2 को भी लिख सकते हैं ना √2/1। लेकिन यहाँ पे अगर इसको p/q के रूप में हम कन्वर्ट किए हैं तो q तो है पूर्णांक भाई, q तो है पूर्णांक, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या तो नहीं होगी, ये होगी अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर है, यानी कि p/q के रूप में तो हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को भी, लेकिन वहाँ पे p और q पूर्णांक नहीं होगा, ठीक ना। तो वो हो जाएगी अपरिमेय। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्याओं पे। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? रियल नंबर। तो देखिए, अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे ना, यानी कि दोनों को एक साथ कर लेंगे, फिर जो संख्याओं का समूह बनेगा वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो फिर कौन सी संख्या बन जाएगी? बन जाएगी वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक
संख्या यानी कि अगर हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तब जो समूह मिलेगा, तब जो समूह बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या होंगी और जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी दोनों को मिलाएंगे तो फिर वास्तविक संख्या मिलेगा। तो वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो जाएंगी। और बहुत सारी परिमेय संख्या है और बहुत सारी अपरिमेय संख्या है, तो उतना को तो बोर्ड पे लिखना संभव ही नहीं है जितनी सारी संख्याएं हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा प्राकृत संख्या के बारे में। तो ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 ... अनंत। फिर